जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक करा दिया था? कहां तक कराया था लास्ट क्लास में? आइसोकोरिक प्रोसेस बता दिया था। कोई होमवर्क दिया था क्या क्लास में? क्या दिया था? अच्छा। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स टू 12 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कह रहा है तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2 10, तो ये हो गया -20 लीटर एटीएम। पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जूल में आंसर निकालना है आपको। अब जूल में आंसर निकालना है तो आप सब जानते हैं कि 1 लीटर एटीएम कितना जूल होता है? 101.3 जूल। तो ये कितना हो जाएगा? 2026 जूल विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालना क्या है? वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस बोल रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसने क्या कर लिया? साइन कंसिडर कर लिया। मतलब अपन आंसर क्या कोट करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू 2026 जूल। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 ग्राम of O2 gas at STP expands to occupy double volume of its initial volume. Calculate work done by the gas if external pressure is 1 atm. अब यहां पर भी एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो डबल है किसका? इनिशियल वॉल्यूम का। मतलब अपन बोल सकते हैं V2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स V1 हो जाएगा, है ना? अब इनिशियल वॉल्यूम क्या अपन निकाल सकते हैं? O2 का आपको मास गिवन है, एसटीपी पर बात चल रही है, तो एक चीज समझ में आती है, बात चल रही है एट एसटीपी। अब एसटीपी पर बात चल रही है और ऑक्सीजन का मास आपको गिवन है, तो मैं कह सकता हूं मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 16/32। मोल कितने आ गए? 1/2। और अगर मोल हाफ आ गए तो अपन कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 1/2। ये कितना आ गया? 11.2 लीटर। ये जो वॉल्यूम ऑफ O2 आई है, ये कौन सी वॉल्यूम आई है? इनिशियल वॉल्यूम आई है। मतलब मैं कह सकता हूं फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी 2 इंटू 11.2, ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दो आप। जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 1। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 माइनस 11.2, ये कितना आ जाएगा? माइनस 11.2 लीटर एटीएम। वर्क डन बाय द गैस वापस से निकालना है। वर्क डन बाय द गैस का मतलब क्या है? गैस ने वर्क करा है, मतलब नेगेटिव साइन कंसिडर कर चुका है एग्जामिनर क्वेश्चन में ही, तो अपन क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा 11.2 लीटर एटीएम आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखना और घर से करके लाना। फाइंड आउट द वर्क डन। फाइंड आउट द वर्क डन। फाइंड आउट द फाइंड आउट द वर्क डन
when 18 ml of water is getting vaporized, when 18 ml of water is getting vaporized at 400 Kelvin in an open vessel, at 400 Kelvin in an open vessel, ब्रैकेट में लिखना, assume ideal behavior of water. ब्रैकेट में लिखेंगे assume ideal behavior of water. फर्स्ट ऑप्शन लिखना इसमें 0 लीटर ATM. फर्स्ट ऑप्शन लिखना 0 लीटर ATM. सेकेंड ऑप्शन लिखना -32.84 लीटर ATM. -32.84 लीटर ATM. थर्ड ऑप्शन लिखना -12.62 लीटर ATM. -12.62 लीटर ATM. और फोर्थ ऑप्शन लिखना 46.64 लीटर ATM. 46.64 लीटर ATM. इसको भी नेगेटिव साइन करना है ना, सारे ऑप्शन नेगेटिव में हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट 0 लीटर ATM. ठीक है, ये घर से करके लाना है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना. अच्छा क्वेश्चन है. हाँ, लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक बात कर ली थी? आइसो कोरिक हो गया था. दिखाओ एक मिनट. आइसोथर्मल मैंने बता दिया था, है ना. आइसोथर्मल मैं बता चुका था. आइसो कोरिक हो गया, ठीक है. ठीक है, नोट्स गजब लिख रखे हैं यार आपने. मैं लूंगा फिर इसको बाद में. थर्ड आइसोकोरिक. नेक्स्ट आ जाएगा एडियाबेटिक. नेक्स्ट आ जाएगा एडियाबेटिक. इसको मिटा रहा हूं मैं. एडियाबेटिक. एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, मुझे एक बात बताओ, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में बोल रहा हूं तो यहां पर क्या होगा? जीरो क्या होगा? क्यू क्या होगी? जीरो होगी, है ना. क्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी. क्यू अपने आप में क्या बताती है? चेंज के बारे में बताती है. तो क्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी. अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्यू तो क्या हो गई? जीरो, ठीक है. साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो सिस्टम अपन मान के चलेंगे वो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मान के चलेंगे कंटेनिंग आइडियल गैस. पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस. अब आप मुझे बताओ इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस में कौन सी वैल्यू, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा? एन कांस्टेंट होगा. क्योंकि अगर मैं एक बार पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में आइडियल गैस भर चुका हूं तो सिस्टम तो क्या हो गया? क्लोज हो गया. तो मैं कह सकता हूं आइडियल गैस के मोल में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, भले ही आप एक्सपेंशन कराओ, भले ही आप कंप्रेशन कराओ. इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी. तो एक चीज तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज मोल. मोल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. और बाकी सब क्या रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे. तो एक बात मुझे बता दो, वेरिएबल कौन कौन हो जाएगा? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरिएबल. ये क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है. अब अगर मैं यहां पर बात करूं, क्यू क्या है? जीरो है. प्लॉट लगा दे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अपन अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू. और क्यू क्या हो चुका है? जीरो. अब अगर क्यू जीरो हो गया मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर. तो आप मुझे बता सकते हो इसको कैसे स्टेट करूंगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां पर इसको स्टेट करूं तो मैं कैसे स्टेट करूंगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। मुझे एक बात बताओ, अगर सिस्टम पे वर्क करा जा रहा है तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन? कंप्रेशन। वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in internal energy of the system। इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं? इन एडियाबैटिक कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। बहुत जबरदस्त कंक्लूजन है ये। अच्छा, इसी को मैं क्या और ऐसे करके लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अब आप मुझे बताओ इसको कैसे स्टेट करूंगा? वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर सिस्टम वर्क करेगा और उसमें अपन कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं करा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? ड्रॉप होगी। अगर सिस्टम पे वर्क कराया जाएगा और हीट एक्सचेंज जीरो है, मतलब मैं कह सकता हूं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं? इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अच्छा, मुझे एक बात बता सकते हो? अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो वॉल होंगी, जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम की वॉल होगी, वो कंडक्टिंग होगी या नॉन कंडक्टिंग होगी? नॉन कंडक्टिंग। डायथर्मिक वॉल्स होंगी। डायथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग। एडियाबैटिक वॉल होगी। ये बात समझ में आ रही है? याद करो, मैंने वर्ड बताया था, कंडक्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? डायथर्मिक। और नॉन कंडक्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है? एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहां पर जो वॉल्स होंगी वो क्या होंगी? नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होगी। अब अगर नॉन कंडक्टिंग होगी तभी तो क्यू जीरो हो पाएगा, वरना तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। अच्छा, मुझे तो बस एक लास्ट पॉइंट और बता दो। अगर W डेल्टा E के बराबर हो रहा है, W वर्क डन, ये कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पर यहां पर कैसा होगा? पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपन बोलेंगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज path independent। ये work done is independent of path। work done is independent of path। फोर्थ, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। साइक्लिक प्रोसेस में होता क्या है? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम रहती है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट। अब अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट के बराबर होती है तो मुझे एक बात बता दो, चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होगा। सर, चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो कैसे होगा? मुझे एक बात बताओ, सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं डेल्टा ई का। डेल्टा ई किसके बराबर होगा? मैं बोल सकता हूं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और साइक्लिक प्रोसेस कराया जा रहा है। कैसा प्रोसेस कराया जा रहा है? साइक्लिक प्रोसेस कराया जा रहा है। मतलब इनिशियल स्टेट यही है और फाइनल स्टेट भी घूमकर क्या मिल रही है? यही मिल रही है। या मैं ऐसे कह दूं, साइक्लिक प्रोसेस कराया गया, इनिशियल स्टेट क्या है? ये है। फाइनल स्टेट वापस से क्या मिल रही है? यही मिल रही है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ई एफ इज इक्वल टू ई आई? बोल सकता हूं ऐसे। मतलब मैं कह सकता हूं फाइनल स्टेट जो है वही इनिशियल स्टेट है
और मुझे पता है ये जो एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट पे डिपेंड करती है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं अगर ये दोनों बराबर है मतलब डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर डेल्टा ई यहाँ पर ऐसे जीरो हो रहा है मतलब मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच भी जीरो होगा, डेल्टा एस भी जीरो होगा, डेल्टा जी भी जीरो होगा, और जितने भी स्टेट फंक्शन है उनका चेंज जीरो होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं चेंज इन स्टेट फंक्शन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू जीरो। कॉमन टेस्ट कब है आपका? हाँ, 6 तारीख को आपका कॉमन टेस्ट है। ऑल द बेस्ट। फिफ्थ क्या? अब टेस्ट पूछ रहे हैं तो शायद तक सिलेबस भी नहीं पता होगा उनको। अच्छा, आपके सिलेबस क्या आ रहा है? 6, 6 और 7। 13 तारीख वाले पेपर में सिलेबस है आपका मोल कॉन्सेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स। आयनिक इक्विलिब्रियम वैसे तो पूरा पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, है ना? पर टू बी वेरी प्रिसाइज, बफर सोल्यूशन मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक पूछा गया था, उसके बाद से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, है ना? अगर टाइम मिल जाए तो पूरा ही पढ़ लेना, पूरा पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, पहले भी पढ़ चुके हैं तो रिवीजन भी हो जाएगा, है ना? पर हाँ, पेपर में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद से आयनिक इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, कंप्लीट आपसे पूछा जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, और फिर आपसे पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स कहां तक पूछा जाएगा? टिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल ही रहा है ये। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करूं, सुन लो एक बार यहां पर। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा, बता सकते हो? प्रेशर एंड मोल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप मुझे बताओ डेल्टा पी जीरो होगा या डीपी जीरो होगा? डीपी क्या होगा? जीरो होगा। और अगर डीपी जीरो है तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा पी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये डेल्टा पी डीपी मैंने बता दिया था ना आपको, है ना? जैसे कि आइसोथर्मल में डीटी जीरो होगा या डेल्टा टी जीरो होगा? डीटी। मैंडेटरी कंडीशन क्या है? डीटी जीरो। अगर डीटी जीरो है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं कह सकता हूं वेरिएबल कौन होगा यहां पर? वेरिएबल कौन कौन हो जाएगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर आर वेरिएबल। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। अब अगर मैं यहां पर प्लॉट लगा लूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई को क्या लिख सकता हूं? ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या मैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख सकता हूं, या मैं इंटीग्रल माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिखूं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? पी, पी एक्सटर्नल को मैं लिख रहा हूं पी, पी एक्सटर्नल को क्या लिख रहा हूं मैं? पी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी को लिख सकता हूं वी टू माइनस वी वन। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताओ क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू, Q इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन लिख सकता हूं। और मुझे पता है यहां पर कांस्टेंट प्रेशर पर बात चल रही है, तो क्या मैं इस Q को QP बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ऐसे? क्या इस Q को QP बोल सकता हूं, और क्या इस Q को QP बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं, क्योंकि QP क्या होता है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर बात करूं हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 बोल सकता हूं मैं? और अगर मैं इस टर्म को एक वेरिएबल दे दूं, इस टर्म को अगर मैं एक वेरिएबल दे दूं और वेरिएबल को मैं लिख दूं H, किससे रिप्रेजेंट कर दूं? H से,
तो क्या इसको बोल सकता हूं H2 माइनस H1 जैसा नजर आ रहा है, वेयर H इज E प्लस पीवी, वेयर H इज E प्लस पीवी। तो क्या H2 माइनस H1 को डेल्टा H लिख सकता हूं, और डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसे ही अपन बोलते हैं एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन आ गया, एंथैल्पी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन आ चुका है यहाँ पर, एंथैल्पी। अब मुझे तो बस एक छोटी सी बात बता दो, इसको स्टेट कैसे करूंगा? हाँ बोलो, इसको क्या बोलूंगा? इसको हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? इंक्रीज क्यों बोल रहा हूं? पॉजिटिव साइन है। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा? माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यूपी, हीट रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। क्या ये स्टेट करना आ रहा है आपको? है ना, एग्जामिनर डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा, आपको पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट है। क्लियर है बात सभी को? तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर मैं क्यूपी की बात करूं, क्यू क्या है बेसिकली? क्यू क्या होता है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन होता है। क्यू क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। और यहां पर अगर मैं बात करूं डेल्टा एच क्यूपी के बराबर है, तो यहां पर हीट क्या हो जाएगी? पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन। अच्छा मजेदार बात बताऊं, अगर इसको थोड़ा और एक और तरीके से समझना है, क्यू पाथ पे डिपेंड करती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, है ना। पर एक बात मुझे बताओ, अगर मैं हीट का पाथ फिक्स कर देता हूं, क्या मैंने यहां पर हीट का पाथ फिक्स करा है? हाँ देखो, कांस्टेंट प्रेशर वाला मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर वाला मैंने पाथ सेलेक्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं पाथ फिक्स कर दूंगा, अगर मैं पाथ ही फिक्स कर दूंगा, तो क्या है पाथ डिपेंडेंट रहेगा? नहीं, पाथ इंडिपेंडेंट हो चुका है। पाथ पे तो अब डिपेंड ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आप देखो आपने पाथ फिक्स कर दिया, क्यूबी बोल दिया, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर मैंने हीट के एक्सचेंज का पाथ फिक्स कर दिया, और पाथ क्या फिक्स कर दिया? कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब मैं कह सकता हूं जो क्यूवी होगा वैसा ही क्यूपी हो जाएगा। क्यूवी भी वहां पर क्या हो जाएगा? पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि पाथ अपन ने ही फिक्स कर दिया। अब सिर्फ एक ही पाथ है, तो उसी पाथ से जाना पड़ेगा उसको, और तो कोई पाथ ही नहीं है ना। अब जैसे कि सपोज करो यहां पर एक दो तीन चार पांच, पांच गेट होते हैं, है ना, मेरे पास पांच रास्ते हैं निकलने के। पर अगर मैंने रास्ता फिक्स कर दिया, मैं इसी पाथ से आऊंगा, इसी पाथ से जाऊंगा, तो मेरे पास डिफरेंट पाथ थोड़ा अवेलेबल है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना अवेलेबल है, मेरे पास तो ये पाथ ही फिक्स हो गया ना। तो मैं कह सकता हूं मेरा तो जो पाथ है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, एक ही पाथ आने का है, एक ही पाथ जाने का है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे भी समझ सकते हो, और ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि डेल्टा एच क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। दोनों तरीके से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, heat content at constant pressure in adiabatic process, heat content at constant pressure in adiabatic process, heat content at constant pressure in adiabatic process is path independent। क्या बोला मैंने? आइसोबारिक, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक कर देना उसको, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इन आइसोबारिक प्रोसेसेस पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप एक काम करिएगा, BB1 और BB2 बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। BB1 और BB2 बना देना आप। BB1 और BB2। बातें मत करो।
मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बता दिया था ना, फर्स्ट लॉ भी बता दिया था, ठीक है। अब यहां पर सिर्फ दो ही चीजें रह गई है। दो चीजें क्या रह गई, सुनना ध्यान से इसको। अपन ने यहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़ ली है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं साइक्लिक प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं आइसोबारिक प्रोसेस की, अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस की, इन प्रोसेसेस को कराने के भी दो तरीके होते हैं। अगर मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस कैरी आउट कराना है तो इस प्रोसेस को कराने के भी कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो रिवर्सिबल मैनर में कराऊं और दूसरा इरिवर्सिबल मैनर में कराऊं, ठीक है। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था, इस चैप्टर में अपन को सिर्फ दो ही चीजों की स्टडी करनी है। अगर इन दो चीजों के बारे में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, सॉलिड स्टेट में चार सॉलिड होते हैं, पर अपन को सिर्फ दो सॉलिड पढ़ने हैं, एक तो मेटेलिक सॉलिड और दूसरा आयनिक सॉलिड। ऐसा बताया था मैंने आपको। इस चैप्टर में अपन को दो चीजों की स्टडी करनी है, एक तो प्रोसेस की और दूसरा केमिकल रिएक्शन की। अभी तक जितनी भी बातें करी अपन ने सारी प्रोसेस के लिए करी है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आप क्या समझेंगे जब भी प्रोसेस पूछा जाएगा या प्रोसेस बताया जाएगा, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कंटेनिंग आइडियल गैस, उसमें क्या होगा, कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और प्रोसेसेस कौन कौन से हो जाएंगे, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, ठीक है। अब इन चार प्रोसेस को कराने के भी दो तरीके होते हैं, रिवर्सिबल मैनर में कराओ या इरिवर्सिबल मैनर में कराओ, ठीक है। अच्छा, दो चीजें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की। मुझे एक बात बताओ, रिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो कांस्टेंट या वेरिएबल, रिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो क्या होगा, वेरिएबल। और इरिवर्सिबल में जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा कांस्टेंट। ये समझाया नहीं था पर मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ग्राफ कहां पर डिफाइंड होगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में। ग्राफ कहां पर डिफाइंड होगा, रिवर्सिबल में। अब यहां पर चीजें समझते जाना बस, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से ही लिखा हुआ है ना। एक बार बस इसको अपन समझ लेते हैं फटाफट। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो मैंने क्या लिया, एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया, यहां पर क्या मौजूद है, आइडियल गैस प्रेजेंट है, ठीक है, बातें मत करो। और मैंने मान लिया गैस का प्रेशर है यहां पर 30 एटीएम, कितना प्रेशर है, 30 एटीएम, ठीक है। अब बाहर से मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा होगा, पी एक्सटर्नल, और ये हमेशा कितना लगा रहेगा, 1 एटीएम के बराबर, ठीक है, 1 एटीएम के बराबर लगेगा। अब मैंने क्या कर दिया यहां पर, हीप ऑफ सैंड रख दिया यहां पर, क्या रख दिया, हीप ऑफ सैंड रख दिया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि यहां पर ये जो गैस का प्रेशर है, यहां पर ये जो गैस का प्रेशर है और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड हीप ऑफ सैंड, ये दोनों बराबर हो गए। मतलब गैस का प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर में कौन कौन लगा रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और एक सैंड का प्रेशर लग रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो सैंड का प्रेशर कितना रहा होगा, हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं 29 एटीएम के बराबर होगा। और अगर 29 प्लस 1 ये 30 है और अंदर भी 30 है, तो आप मुझे बताओ ये जो इनिशियल स्टेट है इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है, इक्विलिब्रियम पर है। मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम एट इनिशियल स्टेट। क्लियर है यहां तक, है ना। अब अगर मेरे से कोई बोल दे कि मैंने क्या करा, एक सैंड का पार्टिकल यहां से उठाया, सैंड का सिर्फ एक पार्टिकल उठाया और यहां से उठा के इसको फेंक दिया बाहर, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं सैंड का पार्टिकल उठा रहा हूं और ये बाहर फेंक रहा हूं, ठीक है, सैंड का पार्टिकल मैंने क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो मास होगा वो कम हो जाएगा। अब छोटा सा सैंड का पार्टिकल है, मतलब मैं कह सकता हूं डिफरेंशियल मास कम रहा हुआ होगा।
मतलब मैंने कह दिया डिफरेंशियल मास क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर डिफरेंशियल मास कम हो गया मतलब मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर भी कम हो जाएगा इसके कारण, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डिफरेंशियल प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर डिफरेंशियल मास कम हो गया, डिफरेंशियल प्रेशर कम हो गया, तो आप मुझे बताओ इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली जो प्रेशर लग रहा था वो कितना लग रहा था, 30 एटीएम एक्सटर्नल। गैस का प्रेशर कितना, 30 एटीएम। और यहां पर क्या था, इक्विलिब्रियम था। अब हुआ क्या, बाहर से मैंने एक सैंड पार्टिकल रिमूव कर दिया, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लो एक सैंड का पार्टिकल जो प्रेशर एग्जिबिट करता था वो करता है 0.1 एटीएम। कितना करता है, 0.1 एटीएम। तो आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर इनिशियली 30 एटीएम प्रेशर लग रहा था, जैसे ही मैंने एक सैंड का पार्टिकल रिमूव करा तो अब प्रेशर कितना लगेगा, 29.9। मतलब मैं कह सकता हूं अब एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, 29.9 एटीएम के बराबर हो जाएगा। और गैस का प्रेशर कितना लग रहा है, 30 एटीएम। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, नहीं रहेगा। तो अब आप मुझे बताओ अगर वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये पिस्टन जो है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। मास कितना कम हुआ था, डिफरेंशियल मास कम हुआ था। प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ था, डिफरेंशियल प्रेशर डिक्रीज हुआ था। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मूवमेंट नजर आएगा मुझे वो भी डिफरेंशियल के ऑर्डर का ही होगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो मूवमेंट होगा डीएक्स से होगा। मैं कह सकता हूं पिस्टन जो मूव करा ऊपर वो डीएक्स मूव करा, ठीक है। डिफरेंशियल मूवमेंट नजर आया। अब अगर डिफरेंशियल मूवमेंट नजर आएगा मतलब मैं कह सकता हूं वॉल्यूम में जो चेंज नजर आया होगा वो डीवी होगा, और वर्क डन जो हुआ होगा वो डीडब्ल्यू के बराबर होगा। अच्छा मुझे बताओ यहां पर वर्क डन किसने करा, गैस ने, या वर्क डन इस गैस पर हुआ, वर्क डन किसने करा, गैस ने करा है, गैस पे हुआ, गैस ने करा। और गैस ने करा है मतलब मैं कह सकता हूं ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं एक और यहां पर डायग्राम बना दूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये पिस्टन अब स्लाइटली ऊपर जा चुका है, देख लो। पहले लेवल क्या था, ये वाला लेवल था, अब स्लाइटली ऊपर जा चुका है, ठीक है। पहले मैं कह सकता हूं यहां पर वॉल्यूम क्या था, यहां पर वॉल्यूम V1 वॉल्यूम था, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। यहां पर अब एक्सटर्नल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटीएम के बराबर। ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। और यहां पर क्या मौजूद होगी, हीप ऑफ सैंड। अब आप मुझे बता सकते हो यहां पर गैस का प्रेशर कितना लग रहा होगा, पी गैस। अब अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा ये ऊपर गया है मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो गैस का प्रेशर होगा वो रिलीज हुआ होगा थोड़ा सा, और वो कितना हो गया होगा अब 29.9 एटीएम रह गया होगा। रिलीज कितना हुआ होगा 0.1 एटीएम। ये बात समझ में आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर पहले इनिशियली इक्विलिब्रियम था, एक पार्टिकल रिमूव करा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और थोड़ी देर बाद वापस से क्या आ जाएगा, यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिखाई देगा, 29.9 एटीएम। और गैस का प्रेशर कितना नजर आएगा, 29.9 एटीएम। और यहां पर वापस से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। मतलब जैसे ही मैंने एक पार्टिकल रिमूव करा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम वापस कैसे अटेन हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट करके, और इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहां पर, अगर मैं एक एक करके ऐसे सैंड पार्टिकल को रिमूव करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, तो आप मुझे बताओ ये जो पूरा प्रोसेस है ये फाइनाइट टाइम लगाएगा या इनफाइनाइट टाइम लगाएगा। बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा ये मुझे पता है, और बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा मतलब मैं मान सकता हूं कि इनफाइनाइट टाइम लगाएगा। तो आप मुझे बताओ अगर मैं ये एक एक करके सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो फाइनल जो वॉल्यूम मुझे V2 नजर आएगा जब ये सारे पार्टिकल्स रिमूव हो चुके होंगे, जब ये सारे पार्टिकल्स रिमूव हो चुके होंगे, फाइनल वॉल्यूम जो मुझे V2 नजर आएगा वो क्या सिंगल स्टेप में नजर आएगा या मल्टीपल स्टेप्स करने के बाद नजर आएगा, मल्टीपल स्टेप्स करने के बाद नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा मुझे एक और बात बताओ, इनिशियल स्टेट पर इक्विलिब्रियम था, ठीक है। जैसे ही मैंने एक पार्टिकल रिमूव करा, इंटरमीडिएट स्टेट आई,
इंटरमीडिएट स्टेट आई, और इंटरमीडिएट स्टेट पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 29.9 एटीएम, गैस का प्रेशर कितना है 29.9 एटीएम। क्या मैं कह सकता हूं इंटरमीडिएट स्टेट पे भी इक्विलिब्रियम आ गया? मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम एट इंटरमीडिएट स्टेट। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ऐसे अगर मैं एक एक सैंड पार्टिकल रिमूव करता जाऊंगा क्या इक्विलिब्रियम आता जाएगा? तो आप मुझे बताओ, अगर मैं फाइनल स्टेट पर V2 पे पहुंच जाता हूं तो क्या फाइनल स्टेट में भी मुझे इक्विलिब्रियम नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। मतलब मैं कह सकता हूं इक्विलिब्रियम एट फाइनल स्टेट, मतलब इक्विलिब्रियम हर स्टेट पे नजर आएगा। और अगर इक्विलिब्रियम हर स्टेट पे नजर आएगा मतलब यहां पर प्रोसेस हर स्टेट पे क्या है, डिफाइंड है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ में इनिशियल स्टेट जब पुट करूंगा तो प्रेशर भी पता होगा, वॉल्यूम भी पता होगा। इंटरमीडिएट स्टेट पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात करूंगा तो इंटरमीडिएट स्टेट पे भी प्रेशर पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, और फाइनल स्टेट पे भी बात करूंगा तो फाइनल स्टेट पे भी प्रेशर पता होगा और वॉल्यूम पता होगा। मतलब हर एक स्टेट पर मेरे पास प्रेशर की वैल्यू भी होगी और वॉल्यूम की भी वैल्यू होगी। मतलब आप मुझे बताओ, क्या यहां पर रिवर्सिबल के केस में क्या ग्राफ डिफाइंड होगा? हर एक स्टेप पे ग्राफ डिफाइंड होगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अच्छा आगे और बात करते हैं। अब दिमाग में डाउट आएगा, ये सर ये इसको रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला? इसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, अच्छा रिवर्सिबल क्यों बोला गया? रिवर्सिबल इसलिए बोला गया क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन पर सिर्फ स्मॉल चेंज कर दूं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वापस से स्टेट आ जाएगा। सुनना ध्यान से, रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों बोला गया? लार्ज चेंज करने पे ये नहीं आएगा, अगर स्मॉल चेंज करने पर वापस से स्टेट रिवर्स हो जाती है, वापस से मुझे ये स्टेट मिल जाती है, तो मैं कहूंगा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है। अब आप मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां पर आने के लिए मुझे क्या करना है? वापस से सैंड का पार्टिकल यहां पर रखना है, और जैसे ही एक सैंड का पार्टिकल यहां पे रखूंगा तो वापस से इनिशियल स्टेट पर आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, हर स्टेट पर जो सिस्टम होगा वो रिवर्सिबल होगा। आपने एक पार्टिकल रिमूव करा, अगर कंडीशन रिवर्स करानी है वापस से पार्टिकल पुट कर देना। क्लियर है बात सभी को? इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिवर्सिबल बोला गया है। अब अगर मेरे से कोई पूछ ले यहां पर ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स कौन कौन सी होगी, तो मैं कह सकता हूं ड्राइविंग फोर्स कौन होगी? ड्राइविंग फोर्स गैस। इसको अपोज कौन कर रही है? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हर स्टेट में ये कांस्टेंट रहेगा या वेरी होता रहेगा? हर स्टेट में ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा? आप देखो यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 30 एटीएम। जैसे ही एक पार्टिकल रिमूव करा अब कितना हो गया, 29.9 एटीएम। जैसे ही एक पार्टिकल रिमूव करूंगा अब कितना हो जाएगा, 29.8 एटीएम। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, वेरी होता जा रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इंटेमिसिमली बहुत छोटा है, बोल सकता हूं ऐसे, है ना? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ चुकी है। रिवर्सिबल समझ में आ गया? रिवर्सिबल समझ में आ गया? बता रहा हूं, रिवर्सिबल समझ में आ गया। रिवर्सिबल क्यों बोला गया? ठीक है, अब जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? गैस। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? सैंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सैंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये इनफाइनाइटिसिमली स्मॉलर है, इससे गैस के प्रेशर से। आप खुद देखो, जैसे ही मैंने एक पार्टिकल रिमूव करा एक्सटर्नल प्रेशर देखो थोड़ा सा कम हो गया। इनफाइनाइटिसिमली का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटिसिमली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। अब आप खुद देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहां पर देखो 30 एटीएम है, ये कितना है 29.9 एटीएम। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस है। एक तो छोटा डिफरेंस होता है,
छोटा डिफरेंस कितना हो गया? आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 5 रुपए, छोटा डिफरेंस। एक आपके पास कितने हैं? 10 रुपए है, और मेरे पास 9 रुपए 99 पैसे है, बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमली। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? वेरिएबल होता है, और जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। मतलब जो डिफरेंस होता है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, वो बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर पॉइंट्स कंक्लूड करूं रिवर्सिबल प्रोसेस के, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं reversible process are those process in which system can be reversed by small change in opposite direction, by small change in opposite direction। पहला कंक्लूजन ये निकाला था अपन ने। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला था? दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला था? मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये जो कंप्लीट होगा प्रोसेस, ये फाइनाइट स्टेप पे होगा या इनफाइनाइट स्टेप पे होगा? टाइम कितना लगेगा? फाइनाइट लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स is infinitesimally greater than opposing force। इनफाइनाइटेसिमली क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस, बहुत ज्यादा छोटा डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, मुझे एक बात बताओ, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? इन 3 पॉइंट में किसी को डाउट है तो बोलो। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर इक्विलिब्रियम आएगा हर स्टेज पर? हाँ, मतलब मैं कह सकता हूं सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम with each other, and path of process is defined and path of process is defined at every state, and path of process is defined at every state। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, और क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं मैं? ये प्रोसेस क्या रियलिस्टिक में होगा? क्या ये रियल प्रोसेस होगा? क्या रियल लाइफ में होगा? नहीं, ये क्या है? आइडियल प्रोसेस है, आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पी एक्सटर्नल की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर की मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर की मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ गैस के प्रेशर के टर्म्स में, मैं एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक्सटर्नल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू गैस प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग गैस के प्रेशर के बराबर ही होगा, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है? इनफाइनाइटेसिमली है। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है गैस का, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कितना है? इनफाइनाइटेसिमली है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस और एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग क्या होगा? बराबर होगा। लगभग लगभग क्या होगा? बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने? प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, क्या मैं यहां पर प्लस माइनस डीपी लिख सकता हूं? मुझे एक बात बताओ, ये डीपी क्या है? डिफरेंशियल प्रेशर है, वेरी स्मॉल प्रेशर है। अब आप देखो ड्राइविंग फोर्स कौन थी? गैस, गैसियस प्रेशर, और गैसियस प्रेशर जो है वो इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स है।
जो गैस का प्रेशर है वो क्या है, इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर है। आप खुद देखो यहां पर, गैस का प्रेशर इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। ये बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या हो रहा था, कंप्रेशन हो रहा था या एक्सपेंशन हो रहा था? एक्सपेंशन हो रहा था। और अगर वहां पर एक्सपेंशन हो रहा था तो आप मुझे बताओ, यहां पर प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा? माइनस लगाऊंगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एक्सपेंशन के केस में अपन क्या लगाएंगे, माइनस, और कंप्रेशन के केस में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। पर मुझे एक चीज समझ में आती है, मुझे एक चीज क्या समझ में आती है, मुझे ये समझ में आता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर ऑलवेज क्या रहेगा, वेरिएबल, पहली चीज। और दूसरी चीज, रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर लगभग लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहां पर लिख रहा हूं। छोटा सा पॉइंट वैसे अभी समझ में नहीं आएगा आपको, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क डन निकल कर आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये अपन को कैसे पता चलेगा, ग्राफ की मदद से पता चलेगा। ग्राफ के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी बस ये पॉइंट लिख लो आप। वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। यहां तक किसी को डाउट है तो बोल दो। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोल दो, किसी को भी। है क्या डाउट? नहीं है? आगे बढ़े। आगे किसकी बात करेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो याद ही क्या रखना है, समझना है इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है। हर पॉइंट पर जो स्टेट है वो क्या रहेगा, डिफाइंड रहेगा। अगर मेरे से कोई यहां पर पूछ ले, ग्राफ बना के बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। V1 V2, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और प्रोसेस कहां से कहां हो रहा है, स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 हो रहा है। ठीक है, अब पता है एग्जैक्टली ग्राफ कैसे बनता है? ये तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ग्राफ बना दिया। पर मुझे एक बात बताओ, हुआ क्या था, इस स्टेट पर क्या मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है? हाँ पता है। क्या इस स्टेट पर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है? हाँ पता है। तो ग्राफ पता है कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा, पॉइंट्स आएंगे मेरे पास, मेरे पास क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, और उन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके क्या बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं। मुझे पता है ना यार, इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल स्टेट पर प्रेशर मुझे पता है, वॉल्यूम मुझे पता है, ये मैंने डॉट लगा दिया। जैसे ही मैंने एक पार्टिकल रिमूव करा, वापस से प्रेशर और वॉल्यूम आ गया, एक और डॉट लगा दिया। ऐसे एक एक करते 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 क्या यहां पर इनफाइनाइट डॉट्स आ जाएंगे। और जैसे ही यहां पर इनफाइनाइट डॉट्स आएंगे, तो अगर मैं इनफाइनाइट डॉट्स को देखूंगा तो मुझे डॉट नहीं दिखाई देगा, मुझे एक कंप्लीट कर्व नजर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ दो ही पॉइंट डिफाइंड होंगे। दो ही पॉइंट क्यों डिफाइंड होंगे? अब आपने क्या कर दिया, यहां पर ये हटाकर, अब सपोज करो, सुनना ध्यान से। अब अपने पास यहां पर क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या होती है,
इनिशियल अगर मैं बात करूं, गैस का प्रेशर कितना है 30 atm, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm। अब आप मुझे बताओ क्या ये यहां पर इनिशियल स्टेट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा? नहीं, इक्विलिब्रियम पे तो नहीं रहेगा। तो मुझे यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर फिक्स करना पड़ेगा, इस पिस्टन को यहां पर रोकना पड़ेगा। अब आप यहां पर कुछ भी रख दो ताकि ये पिस्टन मूव ना हो। अब आप भले चाहो तो अपना जूता रख दो, अपनी किताबें रख दो, खुद बैठ जाओ, पर खुद बैठ जाओगे तो ये तो टप से नीचे हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, आप यहां पर हाँ कुछ भी रख दो यार, भाटा वाटा ऐसे कुछ भी रख दो, आप क्लिप लगा दो, भाटा लगा दो, कुछ भी लगा दो। आप आपने यहां पर क्या कर दिया, टमाटर नहीं रखा है यहां पर आपने पता चला टमाटर ही भाग गए, है ना, ऊपर निकल लिए टमाटर, है ना। तो यहां पर आपने लड्डू वड्डू कुछ नहीं रख रहे, अपन यहां पर क्लिप लगा रहे हैं, है ना। अब आपने क्या कर दिया, यहां पर क्लिप लगा दिया, ठीक है, या आप ऐसे कह दो आपने यहां पर स्टॉपर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आपने। मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं कह सकता हूं ये इक्विलिब्रियम पे है? हाँ इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 atm प्लस स्टॉपर का प्रेशर। मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं ये जो 30 atm आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, स्टॉपर के कारण आ रहा है, ठीक है। गैस का प्रेशर कितना है 30, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 30, तभी मुझे यहां पर ये स्टेशनरी स्टेट पे नजर आ रहा है। अगर ये स्टेशनरी स्टेट पे नजर आ रहा है मतलब मैं कह सकता हूं इनिशियली ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर है। तो आप मुझे बताओ इनिशियली क्या मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है? हाँ इनिशियली मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है। मतलब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जाऊंगा तो इनिशियल पॉइंट पे मुझे पता पड़ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस स्टॉपर को या इस क्लिप को या जो भी आपने यहां पर फंसा रखा है उसको रिमूव करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जैसे ही मैं इसको रिमूव कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो रिमूव करने पर आप ही बता दो मुझे, क्या ये पिस्टन ऊपर भाग जाएगा ऐसे? क्या ये पिस्टन ऊपर भाग जाएगा? और अगर ये पिस्टन ऊपर भाग जाएगा तो आप ही मुझे बता दो ये पिस्टन ऊपर कब तक भागेगा? ये कब तक भागेगा ऊपर? जब तक एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। मुझे बता सकते हैं यहां पर ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी? ड्राइविंग फोर्स कौन सी हो जाएगी? पी गैस हो जाएगी। अच्छा मुझे बता सकते हो ड्राइविंग फोर्स जो यहां पर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत ज्यादा है या बहुत थोड़ा सा कम है? बहुत ज्यादा है। क्या इनफाइनाइटेसिमली लार्जर है? नहीं, वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज है। कैसे पता चला सर? मुझे एक बात बताओ, गैस का प्रेशर कितना 30, एक्सटर्नल प्रेशर कितना 180 है, और ये पिस्टन ऊपर कब तक मूव करेगा? जब तक गैस का प्रेशर किसके बराबर ना हो जाए, 1 atm के बराबर। अब आप मुझे बताओ जैसे ही मैंने क्लिप हटाया तब से यहां पर पिस्टन पहुंच गया। ये बात समझ में आ रही है? और इसने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया। एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 atm, इंटरनल प्रेशर भी 1 atm, इक्विलिब्रियम एट फाइनल स्टेट। डायरेक्ट V1 से कहां पर गया, ये V2 चला गया। मुझे एक बात बताओ, क्या इनके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स थे वहां पर क्या इक्विलिब्रियम आया? क्या मुझे वहां पर कंडीशन पता होगी कि किस प्रेशर पे क्या वॉल्यूम हो गया है, किस वॉल्यूम पर क्या प्रेशर होगा? अगर मुझे ये सब नहीं पता होगा तो अगर मैं यहां पर बात करूं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने जाऊंगा किसका, प्रेशर और वॉल्यूम का, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट में क्या है, इक्विलिब्रियम। इंटरमीडिएट किसी भी स्टेट पर इक्विलिब्रियम नहीं आया, और फिर कहां पर इक्विलिब्रियम आया, फाइनल स्टेट पे इक्विलिब्रियम आया है। मतलब P1 V1 और P2 V2, बस मुझे यही पता है और कुछ भी नहीं पता है। ये फर्स्ट स्टेट हो गई, ये सेकंड स्टेट हो गई, इसके बीच की मुझे कंडीशन ही नहीं पता है। ये बात समझ में आ रही है? इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में कभी भी ग्राफ नहीं बनता, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, वेरी हो रहा था। अपन एक एक करके सैंड पार्टिकल रिमूव कर रहे थे और एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करा रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? अब इसको इरिवर्सिबल क्यों बोला गया? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को टेस्ट करने के लिए अपन ने डेफिनेशन क्या करी बनाई थी कि अगर थोड़ा सा चेंज अपन करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ा सा चेंज करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वापस से पीछे वाली स्टेज आ जानी चाहिए, वापस से इनिशियल स्टेट आ जानी चाहिए। अब आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक जाने पे थोड़ा सा चेंज हुआ है या ड्रास्टिक चेंज हुआ है? ड्रास्टिक चेंज हुआ है। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज करोगे ना,
वापस ये कभी नहीं आ पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इसलिए क्या बोला गया? इरिवर्सिबल बोला गया। तो अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन करूंगा processes are processes in which system cannot be reversed by a small change in opposite direction. Cannot be reversed by a small change in opposite direction. फाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। मुझे एक बात बताओ, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने में यहां पर कितने स्टेप लगे? सिर्फ एक स्टेप लगा। कितने स्टेप लगे? एक स्टेप लगा। या मैं ऐसे कह दूं, ये मल्टीपल स्टेप में होगा, पर वो जो स्टेप्स होंगे ना, फाइनाइट फाइनाइट स्टेप होंगे। मल्टीपल स्टेप में कैसे हो सकता है समझना। सपोज करो यहां पर मैंने इस क्लिप की जगह 1 2 3 3 ब्लॉक रख दिए। एक ब्लॉक रिमूव करूंगा, ये टप से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दूसरा ब्लॉक रिमूव करूंगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और तीसरा ब्लॉक रिमूव करूंगा तो ये फाइनल स्टेट आ जाएगी। मतलब मल्टीपल स्टेप में भी हो सकता है, पर वो मल्टीपल स्टेप क्या रहने चाहिए? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ड्राइविंग फोर्स इज, क्या बोलूंगा? ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पे कहां पर नजर आएंगे? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में। हर स्टेट पे नजर नहीं आएंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम at initial and final state, and path of process is not defined. एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने पर जो पाथ यहां पर सिस्टम ने कैरी आउट करा है उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता इंटरमीडिएट स्टेप्स में प्रेशर और वॉल्यूम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। मतलब ये जो प्रोसेस है ये रियल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रियल प्रोसेस है। ठीक है। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। और फाइनली मैं कह सकता हूं जो पी एक्सटर्नल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्लस माइनस डीपी लिखूं या डेल्टा पी लिखूं? डेल्टा पी। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को भी याद क्या रखना है? सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। मुझे तो बस एक बात बता दो, ग्राफ कहां पर डिफाइंड होगा? रिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। ग्राफ कहां पर डिफाइंड नहीं होगा? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट कहां पर होगा? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? कांस्टेंट कहां पर होगा? इरिवर्सिबल में। और वेरिएबल कहां पर होगा? रिवर्सिबल में। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोल दे कि एडियाबेटिक प्रोसेस कराया जा रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस कराया जा रहा है, ठीक है, और प्रोसेस इस तरीके से कराया जा रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग गैस के प्रेशर के बराबर है। एक्सटर्नल प्रेशर लगभग लगभग गैस के प्रेशर के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस कराया गया होगा या एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस? एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस कराया गया होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के लगभग लगभग बराबर कहां पर होता है? रिवर्सिबल में होता है। ठीक है। ड्रास्टिक चेंज कहां पर नजर आता है? इरिवर्सिबल में नजर आता है। क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है। अब यहां पर अपन ने पता है एक पॉइंट देखा था इससे पहले, जब अपन ने बात करी थी ना किसकी? आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो वहां पर एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज एंथैल्पी, और रिप्रेजेंट करा था अपन ने एच से। ये एंथैल्पी क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? हाँ बोलो। ये मैं डाल दूं ना? मुझे बता एंथैल्पी क्या होती है? हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। बताओ जल्दी।
अप्लाइड एनर्जी कौन सी, कहां से मिली, क्या कराया, कौन से कराया, हीट ली या रिलीज करी ना, वो इंटरनल एनर्जी में आ चुका है सब। एंथैल्पी क्या होती है, पीवी वर्क क्या होता है, मुझे बस ये बता दो। एक सेकेंड, हवा में मस्त बताते हो आप। हाँ, पीवी वर्क क्या होता है, पीवी वर्क क्या होता है, पीवी वर्क आ तो चुका है यार इंटरनल एनर्जी में, क्यू प्लस डब्ल्यू लिखता हूं, आ गया डब्ल्यू में पीवी वर्क। तो ये कौन सा पीवी वर्क है, टू पीवी नहीं हो जाएगा फिर ये, सर वो माइनस पीवी था, ये प्लस पीवी है, उड़ा देता हूं तो सिर्फ हीट ही रह जाएगी। हैं? हाँ, कोई बता सकता है मुझे, पता है सबसे बड़ा डाउट क्या आता है, सुनना ध्यान से, नहीं लिखा हुआ है किताबों में, मतलब जो अपने पास अवेलेबल किताबें हैं उसमें नहीं लिखा हुआ है ना, वरना मेरे को कैसे पता चलेगा। सुनना, अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले डाउट ये आता है, सर इंटरनल एनर्जी में दुनिया की सारी एनर्जी तो लिख दी थी, और जो नहीं लिखी थी उसको आपने टक 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 करके मान लिया था। तो जब दुनिया की सारी एनर्जी आ चुकी है तो फिर ये कौन सी एंथैल्पी आ गई, फिर इसमें अपन ने इंटरनल एनर्जी में कोई एक और टाइप की एनर्जी ऐड करके इसको बोल दिया टोटल एनर्जी। जब टोटल एनर्जी का समेशन अपन इंटरनल एनर्जी में ले चुके थे, एंथैल्पी क्या लिखा था मैंने, ई प्लस पीवी, यही लिखा था। ई क्या है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में अपन सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल एनर्जीज का समेशन ले चुके थे, ये टोटल एनर्जी जब बन चुकी थी, तो अब इसको टोटल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, ये कौन सी अपन ने एनर्जी इसमें ऐड कर दी जब सारी इंक्लूड कर दी थी अपन ने। डाउट समझ में आ रहा है, पहले तो डाउट समझो, है ना, फिर अपन सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डाउट समझ में आ गया ना, मतलब जब मैंने सिस्टम क्रिएट करा, जब मैंने सिस्टम क्रिएट करा, मान लो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, इसमें एटम्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एटम्स की जो भी एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स की जो भी एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होगी इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, वो सारी एनर्जी तो मैंने यहां पर इंक्लूड कर ली थी। तो ये पीवी वर्क कहां से आ गया, ये कौन सी पीवी एनर्जी है, ये कोई पीवी वर्क नहीं है, ये बेसिकली पता है क्या है, सुनना आप ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है मान लो, है ना, या आप ऐसे समझ लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है या ये कोई सिस्टम है, ऐसा मान लो आप। अब इसमें क्या भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है, और बिल्कुल खचाखच आइडियल गैस भरी हुई है, ये पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूंगा तो इसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी वो सारी इसमें आ चुकी, ठीक है ना। अब ये पीवी क्या है इसको समझना, मुझे एक बात बताओ, ये सिस्टम नजर आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, क्या अब दिखाई दे रहा ये दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, मन की आंखों से देख सकते हो आप, देख सकते हो नहीं देख सकते, क्या मन की आंखों से सोच सकते हो कि उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या सोच सकते हो कि अगर मुझे ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, अगर मुझे ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, तो आप क्या सोच सकते हो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ, इंटरनल एनर्जी के बराबर। ये बात समझ में आ रही है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इंटरनल एनर्जी की बराबर मुझे, इंटरनल एनर्जी के बराबर मुझे एनर्जी चाहिए होगी, ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इंटरनल एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए होगी। पर क्या अभी ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड में, नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, इसको क्रिएट करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, पर ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक बहुत बारीक सा पॉइंट है, अगर ये बारीक सा पॉइंट समझ में आ गया ना, आपको एंथैल्पी समझ में आ जाएगी, वरना नहीं आएगी कभी भी, वरना फिर ये पीवी वर्क ही लेकर घूमना, किताबों में भी पीवी वर्क ही लिखा हुआ है, सब पीवी वर्क ही बोलते हैं, पीवी एनर्जी बोल देते हैं कोई कोई,
ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मुझे इस सिस्टम को क्रिएट करना है तो मुझे इंटरनल एनर्जी, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। पर अभी ये सिस्टम नहीं है। क्या अभी सिस्टम है? नहीं, अभी ये सिस्टम नहीं है। अब अगर मुझे इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करना है, इस सिस्टम को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा? कंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा? अभी यहां पर क्या है? सारी एयर एयर है, कुछ भी नहीं है यहां पर। अगर मैं इस सिस्टम को इस दुनिया में लेकर आ रहा हूं, सुनना ध्यान से, इस सिस्टम को अगर मैं दुनिया में लेकर आ रहा हूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इस सिस्टम ने यहां की एरिया एयर थोड़ी सी डिस्प्लेस करी होगी? करी होगी नहीं करी होगी? करी होगी। मतलब मैंने कुछ एनर्जी यहां पर यूज करी ताकि इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेस बना सकूं। एक तो एनर्जी हो गई भाई, इसको क्रिएट करा अपन ने, इस सिस्टम को क्रिएट करा। पर एक एनर्जी ये भी तो होगी कि इस दुनिया में इसको लेकर आना है तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी इसके लिए, स्पेस बनाने के लिए। मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगी ताकि मैं एयर को क्या कर सकूं? डिस्प्लेस कर सकूं, ताकि ये कंस्ट्रक्ट हो सके इस रियल वर्ल्ड में। उसे बोलता हूं पीवी एनर्जी। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही ये एग्जिस्ट कर रहा है इस एनवायरनमेंट में, तो क्या इस पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगेगा? क्या इसने एनवायरनमेंट का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करा? इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल वर्क। इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक तो कौन सा हो गया कि भाई इसमें क्या क्या मटेरियल डला हुआ है, क्या क्या एटम है, क्या क्या मॉलिक्यूल्स है, क्या क्या स्पीशीज है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसकी एनर्जी हो गई। वो होती है इंटरनल एनर्जी। पर अगर इस सिस्टम को मुझे दुनिया में लेकर आना है, इस सिस्टम को मुझे दुनिया में लेकर आना है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं मुझे थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ताकि इसके लिए क्या बना सकूं? स्पेस बना सकूं। और अगर मैं एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूं इसको एग्जिस्ट कराने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, उसी एनर्जी को मैं बोलता हूं पीवी वर्क। एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो इस पर क्या लगा रहा होगा? प्रेशर लगा रहा होगा। क्योंकि जब नहीं था तो यहां पर एयर ही एयर थी, ठीक है। पर अगर मैं इसको लेकर आ रहा हूं तो मैं कह सकता हूं यहां पर प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। साथ ही साथ इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया इस एनवायरमेंट का। उसे बोलते हैं पीवी वर्क, पीवी एनर्जी, कंस्ट्रक्शनल एनर्जी। सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हैं पीवी एनर्जी। और इन दोनों का समेशन जो होता है वो एंथैल्पी होती है। बात समझ में आ रही है? अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अभी तक अपन क्या कर रहे थे? इमेजिन कर रहे थे एक पिस्टन है, उसमें सिलेंडर लगा हुआ है और उसके अंदर मैंने आइडियल गैस भर दी, और आइडियल गैस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है उनकी जो समेशन है एनर्जी का वो ई है। वो क्या है? ई है। अब उसको मुझे लाना भी तो पड़ेगा, इस दुनिया में एग्जिस्ट भी तो कराना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस एनर्जी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक सपोज करो लेडी है ना, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ साथ पेट निकलता जाता है ना। मुझे एक बात बताओ, धीरे धीरे वो जो पेट है निकल रहा है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वो एनवायरमेंट का थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? भाई पेट निकलता जा रहा है, 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 तो मैं कह सकता हूं एनवायरमेंट का थोड़ा सा वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए होगी। उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शनल एनर्जी। है, बेबी है, पर दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ टाइम बाद दिखाई देने लग गया, इस दुनिया में आने लग गया। अब आप मुझे बताओ, आप जब थे नहीं, आपके बारे में पता ही नहीं है ना। सपोज करो, ये नाम क्या है आपका? इजी नाम बताओ यार। मजूमदार, है ना? कुछ ऐसा नाम मैंने सुना है, मुझे किसी ने बताया था, सबने बताया था। हाँ, भजन जो भी, है ना, ये कोई भी स्टूडेंट है ना, या हाँ, वजनदार स्टूडेंट है ना। अब मेरे को फोन करके बताया गया कि इसके पास 50 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके पास कितनी एनर्जी है? 50 किलो जूल एनर्जी। मैं टाइम पता है वेस्ट कर रहा हूँ, 10 मिनट लग गए मुझे इसको समझाने में, पर एक बार समझ में आ जाएगा ना, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसके पास 50 किलो जूल एनर्जी है, पर ये मेरे को दिखाई नहीं दे पा रहा है ना। पर मुझे हाँ पता है इसके पास कितनी एनर्जी है, 50 किलो जूल एनर्जी। अगर मुझे इसको यूनिवर्स में लेकर आना है, तो यूनिवर्स में लाने के लिए ये थोड़ा ना थोड़ा तो मैं कह सकता हूँ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यूनिवर्स का। अब वो स्पेस
मुझे क्रिएट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, वो फ्री स्पेस क्रिएट करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होगी, और वही क्या होती है, पीवी एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो अगर मेरे से कोई बोल दे टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होती है एंथैल्पी, और एंथैल्पी में एग्जिस्टेंस एनर्जी पहले से ही इंक्लूडेड होती है, जिसे अपन बोलते हैं पीवी एनर्जी। अब आप सोचोगे सर पीवी एनर्जी फिर तो कभी भी चेंज ही नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। मुझे एक बात बताओ, आपकी साइज और मास चेंज नहीं होता क्या? तो यार ये भी चेंज होगा ना यार। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो इसमें लाइन लिखना है, हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, इसमें लिखना एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ, फटाफट लिखना, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा मैं। एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ, एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ thermodynamic system is a measure of total energy of a thermodynamic system, and mathematically it is heat content, and mathematically it is heat content of the system, and mathematically it is heat content of the system at constant pressure, and mathematically it is heat content of the system at constant pressure. नेक्स्ट लाइन में लिखना एंथैल्पी क्या इंक्लूड करता है, 2 टर्म्स इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड इंटरनल एनर्जी, it include internal energy which is the energy required to create the system, which is the energy required to create the system, which is the energy required to create the system, and the amount of energy required to make, and the amount of energy required to make, and the amount of energy required to make space for it by displacing, amount of energy required to make space for it by displacing its environment, by displacing its environment, and establishing its pressure and volume, and establishing its pressure and volume, and establishing its pressure and volume। क्या दोनों टर्म समझ में आ गई? ये तो वो एनर्जी होती है जो सिस्टम को क्रिएट करने के लिए चाहिए होती है, ये वो एनर्जी होती है ताकि अपन क्या बना सके, स्पेस क्रिएट कर सके, एनवायरमेंट में जो एयर है उसको डिस्प्लेस कर सके। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लो फटाफट। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट, required to make space for it by displacing its environment। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो। अब अगर मेरे से यहां पर कोई बोले तो ये E क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और ये क्या है, कंस्ट्रक्शनल एनर्जी है। कंस्ट्रक्शनल एनर्जी का मतलब क्या होता है, टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम ऑफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V। H क्या हो जाएगा यहां पर, एंथैल्पी हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। E क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। P क्या हो जाएगा, प्रेशर exhibited by the system। V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। P को आप ऐसे भी लिख दो, प्रेशर एग्जिबिटेड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है। अब मुझे फटाफट जवाब देता रहना, बाकी सारी चीजें आपको पता है।
मुझे एक बात बताओ, एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो एंथैल्पी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बोल सकता हूं एंथैल्पी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप मुझे बताओ स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, फटाफट। स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन है। अब अगर स्टेट फंक्शन है मतलब मैं कह सकता हूं ये किस बात पे डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा क्या? क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। अच्छा मुझे बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो एक बात मुझे और बता दो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ई जो है, ई जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? ई जो है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, पीवी एनर्जी। पीवी वर्क, ये भी क्या हो गई? एनर्जी हो गई। और अगर ये एनर्जी है मतलब मैं ये भी कह सकता हूं ये भी एक्सटेंसिव है, मतलब ये भी एक्सटेंसिव होगी। ठीक है। तो आप मुझे बताओ फटाफट, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था ई की वैल्यू, ई की एब्सोल्यूट वैल्यू अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ई की एब्सोल्यूट वैल्यू अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज पता कर सकते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं एच की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अपन यहां पर बोल सकते हैं वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, रेदर वी कैन मेजर चेंज इन एंथैल्पी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है, वी कैन मेजर चेंज इन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं ये, वी कैन मेजर चेंज इन एंथैल्पी। मुझे एक और बात बता दो, अगर मैं बात करूं ये स्टेट फंक्शन है, मतलब स्टेट पे डिपेंड करता है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी एट फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी एट इनिशियल स्टेट? कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है डेल्टा एच क्या है? चेंज इन स्टेट फंक्शन। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन स्टेट फंक्शन। और चेंज इन स्टेट फंक्शन को मैं बोल सकता हूं फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक और बात मुझे बता दो, अगर साइक्लिक प्रोसेस कराया जा रहा है, साइक्लिक प्रोसेस कराया जा रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट आया जा रहा है, तो आप मुझे बताओ डेल्टा एच क्या मैं लिख सकता हूं? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। और अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो अपन जानते हैं फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम होता है, मतलब मैं बोल सकता हूं फाइनल स्टेट पे जो एंथैल्पी है और इनिशियल स्टेट पे जो एंथैल्पी है वो सेम है। और अगर ये दोनों सेम है मतलब मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। तो मुझे एक और बात बता दो, लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला याद कराया था मैंने डेल्टा ई का इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। सुनना ध्यान से, फॉर 1 मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होगा? 3/2 आर डेल्टा टी। ये बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? नफरत जब होती है इंसान को दुगनी ऊर्जा से होती है ना? एन कितना हो गया? 1, एफ कितना हो गया मोनो एटॉमिक के लिए? 3। ये बात समझ में आ रही है? तो वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब एक बात मुझे बताओ, डेल्टा एच जब मैं बोल रहा हूं ये होता है डेल्टा ई प्लस पीवी, डेल्टा ई प्लस पीवी। तो मुझे एक बात बताओ, आर डेल्टा टी, आर डेल्टा टी लिखा हुआ है ना? और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? पीवी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पीवी लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा है? आर डेल्टा टी लिखा हुआ है। और बात किसकी हो रही है? आइडियल गैस की हो रही है। तो आप मुझे बताओ आइडियल गैस के लिए क्या मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं? अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं और मैंने बात कर ली है एन इज इक्वल टू 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी? बोल सकता हूं ऐसे, पीवी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। तो आप मुझे बताओ डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूं डेल्टा ई कितना हो जाएगा? 3/2 आर डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 आर डेल्टा टी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक बात सभी को? ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, फॉर एन आइडियल गैस, लास्ट क्लास में मैंने एक पॉइंट कवर करा था, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0,
फॉर एन आइडियल गैस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ये, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा ई मैंने क्या बोला था, 0 होता है, ठीक है। और याद करो मैंने ये भी बोला था डेल्टा एच भी क्या होता है, 0 होता है। अगर थोड़ा सा मैं आपसे एक पहले की नॉलेज के बारे में बात करूं तो आप मुझे बताओ डेल्टा ई को क्या आप लिखते थे एनसीवी डेल्टा टी, क्या ये पता है आपको? क्या डेल्टा एच को अपन लिखते थे एनसीपी डेल्टा टी, और शायद ये फिजिक्स में भी आप यूज करते हैं। तो मुझे बस एक बात बता दो, अगर डेल्टा टी कांस्टेंट है, मतलब टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी 0 है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 0 होगा ये, और क्या इसको भी बोल सकता हूँ ये 0 होगा? और याद करो लास्ट क्लास में ये मैंने बता दिया था 0 होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ फेज ट्रांजिशन के लिए क्या डेल्टा ई 0 होगा? फेज ट्रांजिशन के लिए क्या डेल्टा ई 0 होगा? नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखवा रखा है आपको, सब कुछ नोट्स में लिखवा रखा है, सब कुछ नोट्स में मैंने लिखवा रखा है। हाँ बाइंडिंग एनर्जी आएगी, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा वो 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन वो वेरी करता रहता है। ये बात समझ में आ रही है? लास्ट क्लास में बताया था ये मैंने, ठीक है। अब अगर मैं फाइनली बात करूं कैलकुलेशंस की, फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अगर मैं बोल रहा हूं स्टेट वन में इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है H1 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1, कोई स्टेट वन है, इसमें मेजरेबल प्रॉपर्टी कितनी है H1 E1 P1 V1। स्टेट टू में मेजरेबल प्रॉपर्टीज निकल कर आ रही है H2 E2 P2 V2। तो अगर मेरे से कोई बोल दे चेंज इन स्टेट फंक्शन, चेंज इन स्टेट फंक्शन डेल्टा एच होगा, और डेल्टा एच को क्या मैं लिख सकता हूं H2 माइनस H1। चेंज इन स्टेट फंक्शन को क्या मैं लिख सकता हूं H2 माइनस H1, गिवन दैट ये फाइनल स्टेट है ये इनिशियल स्टेट है, तो आप मुझे बताओ इसको क्या मैं लिख सकता हूं E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अच्छा मुझे एक बात बताओ डेल्टा एच को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा कहां पर लगाया मैंने, बाहर लगाया, मतलब इसको जब मैं खोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं P2 V2 माइनस P1 V1। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर सकते हो। पर अगर मैं यहां पर इसके दो कंडीशंस की बात करूं, दो केसेस की बात करूं, तो ये जनरली अपन अप्लाई कहां पर करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर एट कांस्टेंट प्रेशर की मैं बात करूं, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या मैं बोल सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस प्रेशर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा पी डेल्टा वी। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस अपन कराते हैं डेली लाइफ में वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन अपन कराते हैं डेली लाइफ में वो कहां पर कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे कराते हैं। आप देखना मैक्सिमम रिएक्शन जो अपन कराते हैं वो ओपन कंटेनर में कराते हैं, ओपन कंटेनर में। और जो रिएक्शंस अपन क्लोज कंटेनर में भी कराते हैं ना, हिबर्स प्रोसेस, ये जितने भी दूसरे प्रोसेसेस हैं उनमें भी प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं रहता है पर कांस्टेंट जरूर रहता है। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम आप पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। क्लियर है बात सभी को? ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर P और V दोनों वेरिएबल निकले, अगर P और V दोनों वेरिएबल निकले तो मैं तो यही लगा दूंगा, यही लगा दूंगा, if P and V are variable, if P and V are variable तो मैं एक्सप्रेशन क्या लगाऊंगा, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस
P1V1 क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखिए। 1 mole of a non-ideal gas, 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change in state, undergoes a change in state undergoes a change in state from, ब्रैकेट में लिखना 1 atm, 3 लीटर, वन एटीएम 3 लीटर 200 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट ओपन, 4 atm 5 लीटर 200 केल्विन, 4 atm 5 लीटर 200 केल्विन, ब्रैकेट क्लोज, full stop. If delta E is 40 liter ATM, if delta E is 40 liter ATM, then find delta H in liter ATM. Then find delta H in liter ATM. मुझे तो बस एक बात बताओ, यहां पर नॉन आइडियल गैस बोला जा रहा है, नॉन आइडियल गैस के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ, नॉन आइडियल गैस के लिए क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। आप मुझे बताओ, यहां से लेकर यहां तक आने के लिए क्या मैंने कहीं भी पीवी एलआईडी यूज करा? कहीं भी नहीं करा। मतलब ये लगा सकता हूं हर जगह, हर जगह मतलब हर जगह लगा सकता हूं। आइडियल गैस के लिए भी लगा सकता हूं, नॉन आइडियल गैस के लिए भी लगा सकता हूं, प्रोसेस के लिए भी लगा सकता हूं, किसी भी चीज के लिए लगा सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बारे में आगे और अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे को मॉड्यूल देना, मॉड्यूल देना फटाफट। BB1 मैंने दे दी, BB2 एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 1 में आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक, क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 42 तक। रुको तो सही। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 20, 22, 23, 25, ये बना लीजिएगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू।